चलें जी, सेक्शन 30 का आपको पता चल गया। सेक्शन 31 यही कहता है कि जी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27(8) shall apply to someone to give evidence and to produce document and a material object। ये कहता है कि 27, 28, 29 ये आपके जो समन आपका विटनेस के समन टू कॉल समन फॉर विटनेस या टू कॉल फॉर एविडेंस कि कोई पर्सन आए जो उसको मतलब समन के लिए भी बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए बुलवा भी यही आपके 27 अप्लाई होगा और एविडेंस के लिए भी। सपोज के मैडम अरीशा को समन किया जाता है कि जी आप आए एविडेंस दे, ठीक है, तो उन पे भी वो 27, 28, 29 वाला वही फार्मूला अप्लाई होगा। इसी तरह अगर उनको कहते हैं कि जी आप आए फलान डॉक्यूमेंट पेश करें, ठीक है, एविडेंस नहीं आप डॉक्यूमेंट पेश करें, तो उनके लिए भी 27, 28, 29 वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि वो जहाँ पे होंगी, जैसे 28 है आउट ऑफ प्रोविंस है तो उनके लिए भी वही मतलब रूल्स होंगे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के। ठीक हो गया। इसी तरह वो पीछे हमने पढ़ा था मेरा ख्याल सेक्शन आर्टिकल था सेक्शन 121 QS होगा, अब याद नहीं आ रहा। वहां पे कहता है कि जी मेरा ख्याल 131 है कि एक विटनेस अगर प्रोड्यूस सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा। एक पर्सन सिर्फ डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करता है तो उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट उसको एज ए विटनेस ना बुलाए, एज ए विटनेस ना बुलाए। आगे जी आपका 32 इम्पोर्टेंट है, 32 भी इम्पोर्टेंट है। सर मुझे नहीं समझ कि समन टू विटनेस के कोर्ट उसको समन करिए एज अ विटनेस, उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा। अगर एज ए विटनेस मैडम आता है एविडेंस देने के लिए फिर तो क्रॉस किया जाएगा, अगर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा। जी सर। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा। जी सर। वो हमने पीछे पढ़ा था मेरा ख्याल 134 है, आर्टिकल 134, 130 से 40 के दरमियान है एक सेक्शन। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका। जी मैडम। सर ये डिस्टॉर्शन काफी हो रही थी जब आपने ये सेक्शन 30 पढ़ाया था, तो सर इसका जो एंड वाला है ना पॉइंट सी, सर उसकी कोई एग्जांपल दे दें कि कोर्ट ऑर्डर करेगी कि किसी भी फैक्ट को जो है वो एफिडेविट से प्रूव किया जाए, फॉर एग्जांपल। देखिए मैडम कि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आई है। अगर एक आप कहती हैं कि जी डिग्री ली है, ठीक है, आप एप्लीकेशन देती हैं कि जी ये डिग्री ली गई है फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या फिर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से, कि ये डिग्री ली गया है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी या कोर्ट की जो है को ये डिग्री फ्रॉड से ली गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो कोर्ट आपको कहेगी कि जी आप इसका एफिडेविट दे दें। एफिडेविट में सब कुछ बता दें कि जी ये कैसे डिग्री फ्रॉड से ली गई है, तो एफिडेविट से वो प्रूव कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक हो गया। आगे है जी 32। कहता है दी कोर्ट में compel the attendance of any person whom summon has been issued under section 30 for the purpose and for that purpose may। अब देखें पीछे हमने देखा था ना कि कोर्ट 30 के तहत किसी पर्सन को बुलाती है कि जी आप एक डॉक्यूमेंट ले आए, ठीक है, या डॉक्यूमेंट पेश करें, या कोर्ट उसको कहते हैं जी आप आए एविडेंस दें या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ये कोर्ट बुला सकती है। अगर किसी को एज ए एविडेंस विटनेस बुलाती है, सपोज के कोर्ट ने बुलाया मैडम सना को कि जी आप आए ये एविडेंस दें, ठीक है। अब 3 किस्म के विटनेस होते हैं सेक्शन 16 में, आर्टिकल 16 में भी हम पढ़ेंगे। एक होता है PW, उसको कहते हैं प्लेंटिव विटनेस। एक होता है डिफेंडेंट विटनेस, DW उसको कहते हैं। एक होता है CW कौन होता है, उसको कहते हैं कोर्ट विटनेस, जिसको तलबीदा गवाह कहते हैं, जिसको कोर्ट तलब करती है, जिनको कोर्ट
खुद तलब करती है। जैसे अब सपोज के हैंड राइटिंग का इशू आ जाता है, मैडम अरीशा जो है जो फौज साइन करके एक डेली करारनामा तैयार कर लेती हैं, उसमें मैडम सैरिश के साइन कर लेती हैं। मैडम अरीशा साहबा कहती हैं कि जी मैडम सैरिश से मैंने 1 एकड़ ज़मीन लिया है, ये मैडम सैरिश के साइन है, ठीक है, और दावा दायर कर देती हैं उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। मैडम सैरिश आ जाती हैं कोर्ट में और कोर्ट में कहती हैं कि जी ये तो मेरा साइन ही नहीं है। तो कोर्ट जो है देखती है कि जी ये मामला तो ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, तो कोर्ट उस पे एक्सपर्ट को बुला लेती है। एक्सपर्ट को कोर्ट बुला सकती है उस मामले को संभालने के लिए। और कोर्ट एक्सपर्ट को कैसे सेक्शन के तहत बुलाएगी? 30 के तहत बुलाएगी। और जो एक्सपर्ट आएगा उसको खर्चा भी दिलवाया, किराया मतलब उसका टीएडीए भी दिलवाया जा सकता है। वो किसी भी कोर्ट किसी की पार्टी पे रख सकती है, वो तकरीबन प्लेंटे पे रखते हैं। अब एक्सपर्ट को बुलाया गया है और वो एक्सपर्ट कौन होगा? तलबीदा गवाह, कोर्ट विटनेस। कोर्ट खुद बुला रही है उनको, वो उनको बुलाया गया और वो नहीं आता तो कोर्ट उसके वारंट इशू कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, उसके सिक्योरिटी मांग सकती है और उसको 2000 फाइन भी लगा सकती है। इसी तरह मैडम सना है, उसको कहा गया कि जी आप आए कोर्ट में एविडेंस दें, ये नहीं आती तो उसके वारंट निकल जा सकते हैं या इनके प्रॉपर्टी अटैच या सेल कर दी जा सकती है, 2000 तक फाइन लग सकता है, या फिर इनको सिक्योरिटी का भी कहा सकता है कि जी आप सिक्योरिटी दें कि अगली डेट पे भी आप आएंगे। आज क्रॉस हो गया, अगली डेट पे भी आप आएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी का है कि वो उनसे कोई सिक्योरिटी ले लेते हैं कि जी आपने लाजमी आना है, अगर नहीं आता तो फिर वो कहते हैं कि जी आपको फिर जेल भी भेज सकते हैं। कहता है जी कोर्ट में compel the attendance of witness to whom someone has been issued under section 30 for that purpose may issue warrant for his arrest। अगर समन किया गया है मैडम सना को, अगर नहीं आती तो इनके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। या फिर इनकी प्रॉपर्टी ये सेल या अटैच की जा सकती है, या इनको फाइन लगाया जा सकता है जो 20,000 से उस 2000 से ज़्यादा नहीं होगा, 2000 से ज़्यादा नहीं हो गया। या फिर उसको कहा सकता है कि जी आप सिक्योरिटी दें फॉर अपेयरेंस इन डिफॉल्ट कमिट टू इन प्रिजन। उसको कहा जाता है कि जी आप ना हमें सिक्योरिटी दें कि आज तो कोर्ट में आ गए हैं, कल भी कोर्ट में आएंगे और ये देते रहेंगे, एविडेंस देते रहेंगे। ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो फिर उस सिक्योरिटी ना देने पर भी उसको जेल भेजा जा सकता है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेक्शन 30 में 30 है जो पार्ट टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, इसका क्या मतलब है? एंड द लाइक मैडम ये कैप्शन ये जो भी लिखा होता है ना इसको छोड़ दिया करें, ये लिखते हैं बेयर एक्ट वाले। ये क्या लिखते हैं, कौन लिखते हैं? बेयर एक्ट मतलब जो पब्लिशर होते हैं वो लिखते हैं, अंदर वाला कैप्शन पढ़े। ये हर बुक में अलग होगा। अब मैं आपको अपनी बुक से दिखाता हूँ तो उस पर क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर लिखा है जी सेक्शन 30। जैसे कोई और देख ले अपनी बुक पे, ये तो लिखा है ये लिखा है, इधर भी एक ये लिखा हुआ है। इस पे ना जाया करें मैडम, इस पे चलें ठीक है सर। हाँ ये कोड की अंदर से बेरक्स की वर्डिंग देखा करें, इस पे नहीं है। ठीक सर कैन आई स्पीक? डिस्कवरी के साथ वो एंड लाइक से मुराद वो यही लेना है कि जी डिस्कवरी के लिए या इंस्पेक्शन के लिए या एडमिशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए या इम्पाउंडिंग के लिए या रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए ये लाइक का इस्तेमाल करें। जी सर। जी सर, मुझे जो समझ आई है इसमें फॉरवर्ड टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, या इसी तरह का कोई भी और मामला हो
तो उसके लिए भी सेम एक्शन लिया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी है। वही सर ने यही जी बताया ऐसे ही अभी है, तो। जी जी सही। जी ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। आ गया जी 31। ओ 32 पढ़ लिया हमने। 33 क्या गया जी, अब डिग्री पास हो गई, इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। डिग्री पास हो गई और इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। कहता है कोर्ट आफ्टर द केस हैव बीन हर्ड, जब केस सुना गया, शैल प्रोनाउंस द जजमेंट, कोर्ट जजमेंट पास करेगी, जजमेंट सुनाएगी। एंड ऑन सच जजमेंट डिक्री शैल फॉलो, और जो उस जजमेंट की डिक्री होगी उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। आगे जी डिग्री हो गई, डिग्री के बाद वो कहते हैं इंटरेस्ट। डिग्री के बाद कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब लगता है, इंटरेस्ट कब लगता है ये आप देख लें। इंटरेस्ट 34। इंटरेस्ट का मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्ट तीन हिस्से से लगता है, तीन जगहों पे लगता है, तीन तरीके से लगता है। ठीक है, तीन तरीके कौन से हैं वो इस बुक के अंदर लिखे गए भी हैं। ठीक है, वो तीन तरीके कौन से हैं, वो एक तो कहता है कि जी जब आपका कोर्ट डिक्री करेगी उस डेट से आपका इंटरेस्ट लग सकता है। मैं आपको ये इधर लिख के देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी और अच्छी तरह समझ आएगी इंटरेस्ट की। कौन से कहता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट कब से कब लगता है, एक लगता है फर्स्ट, कब, ऑन प्रिंसिपल, ऑन प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम क्या होती है, प्रिंसिपल, चलो मैं लिख देता हूँ फिर, ऑन प्रिंसिपल सम, ऑन प्रिंसिपल सम फ्रॉम द on principal sum from the date of from the date of institution to डिग्री। एक इंस्टीट्यूशन टू डिग्री, उसके बाद प्रायर प्रायर पीरियड ऑफ प्रायर पीरियड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। थर्ड वन फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री टू पेमेंट, from the decree to
पेमेंट, ये 3 जगहों पे इंटरेस्ट लगा सकता है। इसकी आपको बेहतरीन एग्जांपल आप खुद भी कोड में देखते हैं, वो क्या है, वो आपका हम मेंटेनेंस का सूट फाइल करते हैं। हम मेंटेनेंस का सूट फाइल करते हैं तो हम बताते हैं कि जी ये जो मुदैया है इसको आज से 6 महीने पहले घर से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, 6 महीने पहले बेदखल कर दिया, तो आज हमने सूट फाइल किया और इसको जो मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाए उस टाइम से दिया जाए जब इसको घर से खारिज बेदखल किया था। ठीक है, और सबसे बेदखल किया था उस डेट से दें। लेकिन कोर्ट्स क्या करती हैं, कोर्ट उस टाइम से देती हैं जब आपका सूट फाइल किया जाता है। प्रायर पीरियड वाला वो नहीं देती, प्रायर पीरियड वाला वो नहीं देती। अब वो कहता है कि प्रिंसिपल सम क्या है, प्रिंसिपल सम के सपोज के आपका प्रिंसिपल आपने प्रिंसिपल सम सपोज के ये मैडम सना ने 10 लाख लेना था, किससे 1 लाख लेना था, किससे मैडम सैरिश से। ये उनकी प्रिंसिपल सम है। ठीक है, अब 1 लाख की इनके डिग्री हो जाती है, अमाउंट 10 लाख कर लेते हैं। ठीक है, अब 10 लाख की इनकी कोर्ट की डिग्री हो जाती है मैडम सना के सूर की। ठीक है, तो कोर्ट जो है इस 10 लाख पे इंटरेस्ट भी लगा सकती हैं। इंटरेस्ट पब्लिक पर्सन के लिए, आम पर्सन के लिए कितनी होता है इंटरेस्ट, आम पर्सन के लिए वही जो करंट रेट चल रहा होता है इंटरेस्ट रेट का, जो कि इस वक्त आप देखते हैं बैंक वाले कितनी है, वो स्टेटमेंट भी बता देती है जी पाकिस्तान में अगले माली साल के लिए इंटरेस्ट रेट जो होगा 14% होगा, 10% होगा, वो इंटरेस्ट रेट होगा। वो कब से लगाएगी, जब सूट जब सूट आपका इंस्टीट्यूट किया गया, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब सूट डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, सूट ऑफ इंस्टीट्यूशन सपोज के वो दावा दायर हुआ था 1/1/2017 को, 1/1/2017 को। तो डिग्री कब हुआ, डिग्री कब हुआ, डिग्री हुआ 1/1/2020 को डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कोर्ट 1/1/2017 से 1/1/2020 तक इंटरेस्ट लगा सकती है, तक इंटरेस्ट लगा सकती है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि फ्रॉम प्रायर पीरियड, सपोज के मैडम सना ने पैसे दिए थे मैडम सैरिश को, कब उनको पैसे दिए थे 1/1/2015 को, 1/1/2015 को पैसे दिए थे मैडम सैरिश ने सना ने मैडम सैरिश को। तो कोर्ट जब पैसे दिए थे, जब वो पैसे दिए और उन्होंने कहा कि जी एक पैसे पहले दिए, उन्होंने कहा जी 1/1/15 को आपको वापस कर देंगे, वो 1/1/15 को वापस नहीं करते हैं, वो दावा दायर कर देते हैं 1/1/17 को। तो कोर्ट जब पैसे दिए गए थे प्रायर पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब 1/1/15 को का से भी इंटरेस्ट लगा सकती है, कि कोर्ट देखती है जी इनको तो पैसे पहले दिए गए थे तो उस पर भी इंटरेस्ट लगा सकती है। या फिर कोर्ट उस टाइम से भी लगा सकती है जब आपकी डिक्री हुई है। डिक्री कब हुई है, कोर्ट दावा डिक्री कब हुआ है, डेट ऑफ डिक्री वो 1/1/20 है। ठीक है, 1/1/20 है, ये डिक्री हुई है 1/1/2020 और पेमेंट कब हो रही है, पेमेंट हो रही है आपकी डिक्री टू पेमेंट, और पेमेंट हो रही है 1/1/2021, 1 साल की। तो कोर्ट ये भी लगा सकती है जब डिग्री हुई है 2020 को 10 लाख रुपए, 1 साल इसका 14% लगा देगी तो 1,40,000 और भी आ जाएगा। इस तरह इनको 11,40,000 का ऑर्डर मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट जो 34 है वो सिर्फ यही बता रहा है कि कोर्ट जो है, अगर ये इंटरेस्ट कब लगेगा, इंटरेस्ट ओनली ऑन सूट फॉर मनी, ओनली ऑन सूट फॉर मनी, मनी सूट पे इंटरेस्ट लगता है और किसी सूट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, और किसी सूट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। ये आपका है इंटरेस्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको कंसेप्ट मिलेगा इंटरेस्ट का। क्या कहता है, कहता है वेयर एंड इन सो फार डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। क्या है, पेमेंट ऑफ मनी वाली डिग्री पे इंटरेस्ट लगेगा, वरना इंटरेस्ट
नहीं लगेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। द कोर्ट में इन द डिग्री में ऑर्डर द इंटरेस्ट ऑफ रेट एट सच रेट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड ऑन प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम होती है जो असल रकम, जो असल रकम उधार पे दी जाती है, जो असल रकम आगे दी जाती है, वो सम एडजस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू डिक्री, जब दावा डिक्री हुआ वहां से, इन एडिशन टू इंटरेस्ट एडजस्ट टू सच प्रिंसिपल एनी पीरियड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट with further interest such as the court deems reasonable on aggregate sum so adjust from the date decree to payment and such earlier date as things fit। कहता है सच अर्लियर डेट भी हो सकती है, जैसे हम मेंटेनेंस का सूट फाइल करते हैं, कहते हैं कि जी ये 1 साल पहले घर से बेदखल कर दिया था, तो जो पहले 1 साल तक हमें मेंटेनेंस नहीं मिलता रहा उसका भी दे दें। तो कोर्ट जो पहले आप अगर अप्रूव कर देते हैं जी बाकी 1 साल पहले बेदखल कर देता है, तो कोर्ट उस 1 साल पहले का भी लगा सकती है, वो अर्लियर डेट्स है। वो क्या है? अर्लियर डेट्स। वैसे हम दावा दायर करते हैं तो हम लिखते हैं जी 6 महीने या साल पहले बेदखल कर दिया था, तो कोर्ट उस टाइम से तो नहीं, जब से सूट इंस्टीट्यूट होता है उस टाइम से आपको दे देते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं। सर बात सुने, ये जो इंटरेस्ट होता है ये सूद के माने में आता है? जी जी मैडम जी। तो सर सूद तो फिर इस्लाम में नहीं जायज है, तो फिर कोर्ट्स क्यों इंटरेस्ट का कहती हैं कि ये भी पे करें? मैडम मैंने शायद पहले भी बताया था, इस पे डिटेल मैंने बताया था, डिटेल के साथ मैंने बताया था कि जी मैडम मैं फिर बता देता हूँ, हमारे पास और कोई जी सर। वे नहीं है, सूद के अलावा हमारे पास हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती, हमारे पास कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। मैडम ये जो है ना जो दूसरी फेडरल शरीयत कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 204 ABC से आगे बताया गया है। फेडरल शरीयत कोर्ट का मकसद क्या है? वो उसका मकसद यही है कि वो हमारे लॉज देख रही है कि कोई लॉ अगर रिपग्नेंट टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के असूलों के खिलाफ है, तो उनको वाच करती है फेडरल शरीयत कोर्ट। कोई भी लॉ बन जाता है जो कि इस्लाम के अगेंस्ट होता है, कुरान पाक के अहकामात के अगेंस्ट होता है, तो उनको देखती है और वो मतलब पार्लियामेंट को कहती है कि जी ये लॉ जो है इस्लाम के अगेंस्ट है, इसको नल एंड वाइड करें। अगर वो नहीं करते तो वो टाइम देती है 90 दिन का, 90 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाता है। इसी तरह इंटरेस्ट पे भी उन्होंने अपील फाइल की हुई है, पहले केस था रिव्यू था, अब ये अपील फाइल की हुई है इसी फेडरल शरीयत कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में 1999 में। कब फाइल की थी? 1999 में। और अब तक वो अपील पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप हमें कोई अल्टरनेट वे दें कि जी कैसे हम इसके दूसरे इसका कोई अल्टरनेट बताएं कि जैसे हम इकोनॉमी संभाल सकते हैं, तो हम इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। अभी तक वो पेंडिंग ही है, कोई मतलब उस पे उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक हो गया? तो मैडम इंटरेस्ट देखें कि जी आपको आपने दिया है सपोज के मैडम इसको दूसरा सना को 10 लाख रुपया, 10 लाख आपने 2015 में दिया है, 2015 में 10 लाख दिया है, अब तक आपको मिला नहीं है। ठीक हो गया? आपने इनके खिलाफ सूट फाइल कर दिया है, सूट फाइल किया आपने 1/1/17 को, सूट डिक्री हुआ है 1/1/2020 को, पेमेंट 15 से 20 तक अब तक नहीं हुई। 15 साल 2015 में जो 10 लाख की वैल्यू थी, अब वो 10 लाख की वैल्यू नहीं है। तो फिर कोर्ट कहेंगे कि जी मुझे तो नुकसान हो गया, मेरा तो लॉस हो गया, मुझे इंटरेस्ट भी लेके दें। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती तो कोर्ट इंटरेस्ट का ऑर्डर नहीं करेंगी। यहाँ पे वर्ड भी मे का है कि कोर्ट बाउंड नहीं है कि इंटरेस्ट लगाएगी, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो लगा दे चाहे ना लगाए। जी सर ठीक है, ठीक थैंक हो यू गया? सर। जी मैडम हमारी इकोनॉमी इंटरेस्ट पे चल रही है, हमें वर्ल्ड बैंक IMF भी पैसे दे रहा है तो इंटरेस्ट पे दे रहा है, हम भी हमारे पास लेकिन पैसे सर
हमारे पास पैसे वाफर होते हैं तो हम जाके बैंक रखते हैं, चलें जी कुछ पैसे आते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी सर लेकिन फिर हम इस तरह से गुनाहगारी हो रहे हैं। बस मैडम ऐसे ही है, हालात ऐसे ही हैं कि बस जैसे नए हर अगला दिन जो है ना वो बड़ा मुश्किल ही आता जा रहा है। चलें जी आगे कहता है जी वेयर such decree is silent with respect to payment of further interest or such aggregate and such from the date of decree, the date of payment or other earlier date, the court shall deem to have refused the interest and separate suit therefore shall not lay। कहता है कि जी अगर कोर्ट ने इंटरेस्ट नहीं लगाया, कोर्ट ने इंटरेस्ट नहीं लगाया, कोई इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया, तो ये समझा जाएगा कि जी कोर्ट ने इंटरेस्ट रिफ्यूज कर दिया है, तो इसके लिए अलहदा दावा भी नहीं किया जाएगा। जैसे मैडम ऋषा जो है वो कहती हैं कि जी मैंने 10 लाख दिया था, वो मेरे अब इंटरेस्ट नहीं लगाया कोर्ट ने, तो ये तो ज्यादती होगी है मेरे साथ, वो अलहदा दावा दायर कर दें जी मैंने मैडम सना को 10 लाख दिए थे 2015 में, अब तक वो मुझे असल रकम वापस मिली है, मेरा तो इतनी नुकसान हो गया, इतनी मुझे इंटरेस्ट बनता था, मैं अगर बैंक में रखती तो 15% मुझे इंटरेस्ट देती और 3 लाख मुझे ज़्यादा बन जाता था, तो मुझे ये 3 लाख की रिकवरी का दावा दायर कर दें सना के साथ के खिलाफ, तो वो नहीं कर सकती, उन्होंने अलहदा सेपरेट सूट के लिए भी मना कर दिया। आगे कहता है इंटरेस्ट एंड पब्लिक ड्यूज, पब्लिक ये सिंपली आप ज़हन में रख लें कि जी अगर प्राइवेट पर्सन है उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो जो करंट रेट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो होगा। अगर आप लेते हैं बैंक गवर्नमेंट से पैसे, सपोज कि गवर्नमेंट से आप उधार लेते हैं, गवर्नमेंट को उधार नहीं देते, तो जो करंट रेट चल रहा होगा इंटरेस्ट का उससे 2% आप ज्यादा देंगे, उससे 2% आप ज्यादा देंगे। अब देखें सपोज के इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 14%, ठीक है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 14%, ठीक हो गया। ये फॉर प्राइवेट पर्सन है, फॉर प्राइवेट पर्सन के आपने प्राइवेट पर्सन के आपने पेमेंट लेनी थी मैडम सैरेज से, लाइक सना या सैरेश, ये ठीक है, या सैरेश, ठीक है, ये सैरेश, ठीक हो गया। अब ये है अगर आपने ये पब्लिक से मतलब कोई गवर्नमेंट से ली है तो वो आपकी क्या होगी, वो 2% ज्यादा होगी, उसमें 2% ज्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट से लिया है तो उसमें 2% ज्यादा होगा, सपोज के 2% एडिशन होगा, ठीक है, 2% एडिशन, तो ये क्या हो जाएगी, वो टोटल हो जाएगा, टोटल आपका 16%, कितनी हो जाएगा, टोटल 16% ये हो जाएगा, ये बता रहा है। आगे कह रहा है जी इसी तरह फ्रॉम ये है जमा 2%, ये जमा 2%, ये किसके लिए, ये फ्रॉम फ्रॉम पब्लिक ड्यूज के किसी गवर्नमेंट इदारे से या गवर्नमेंट से, ठीक है, ये आगे या फिर इसी तरह यही 2% ज्यादा होगा, ये ऐसे होगा, ये अगर आप किसी बैंक से लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम बैंक, वहां पे भी 2% आप ज्यादा देंगे, ठीक हो गया, वहां पे भी 2% आप ज्यादा देंगे, ये इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। ये क्या है, ये 29 आपका ये बता रहा है आपका 34, ये कहाँ पे बता रहा है, ये बता रहा है 34B में, सेक्शन 34B है और 34A है और नीचे 34B, ठीक हो गया, ये बता गया आपका इंटरेस्ट में। प्रीवेलिंग ये बता रहा है कि अबव पब्लिक ड्यूज एट द 2% प्रीवेलिंग अबव द प्रीवेलिंग अबव प्रीवेलिंग बैंक रेट, कि जो
करंट रेट चल रहा होगा, सपोज के करंट रेट आजकल 14% चल रहा है, तो 2% ज्यादा देना पड़ेगा बैंक पब्लिक ड्यूज पे, मतलब किसी अवामी इदारे से लिया जाता है, जैसे कौमी बचत स्कीम से या बैंक से। आगे इसी तरह बैंकिंग कंपनी, जैसे आप HBL से, मिजान बैंक से, अलाइड बैंक से, कहीं से भी लेते हैं लोन, तो वहाँ पे भी आपको 2% हायर दिया जाएगा, जो आपका कंट्रैक्टेड रेट है। कंट्रैक्टेड रेट को आपको उधार देते हैं 16% पे या 20% पे या 10% पे, उसका 2% ज्यादा दिया जाएगा, उसका 2% ज्यादा दिया जाएगा, वो यही बता रहा है। ठीक हो गया जी। ये है आपका सेक्शन 34। सेक्शन 34 तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर ये जो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव होगा? जी मैडम। सर ये जो अभी इंटरेस्ट की बात हो रही है, सर ये इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट रिसीव होगा, लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट पर्सन से? ये रिसीव होने की बात हो रही है या पे करने की बात हो रही है पे कि पे करेंगे ना मैडम, करेंगे? पे करेंगे ठीक है। मैडम। अच्छा, और दूसरी बात ये। जी जी सर, जी करें, बात करें। सर दूसरी बात ये कि अगर पे भी करेंगे तो सर जो प्राइवेट पर्सन से अगर लेते हैं तो उनको ये कि 14%, गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूट से अगर बाय करते हैं या बैंकिंग जो जैसे कौमी बचत स्कीम आपने बताया, तो उनसे 2% हायर। सर तो ये एक तरह से हर बंदा अगर अपना फायदा देखे, डिसइन्वेस्टमेंट होकर सोचते हैं, तो सर वो तो फिर प्राइवेट पर्सन से प्रेफर करेगा। प्राइवेट पर्सन कहाँ देते हैं मैडम? आपको चाहिए 10 लाख के, किसके पास जाएंगी बताएं? देगा कोई? सर सर पास होंगे तो वो दे, सर किसी के पास होंगे तो वो दे ही देंगे फिर। चले अब मैडम, ये जैसे तो कोई बड़ी, जैसे चले ये नहीं, मैडम, जैसे कोई सर बड़े मेरा भी इनके। चले सर मैडम। मेरा भी एक क्वेश्चन ले लें यहाँ पे। करें क्वेश्चन। सर अगर इंटरेस्ट अपनी जगह मौजूद है तो फिर सर ये सेक्शन 35 और 35A की क्या जरूरत थी? फिर हम वो डैमेजेस कॉस्ट वो की सूरत में या डैमेजेस कंपनसेटरी कॉस्ट की वो सूरत में क्यों देते थे? ये मलिक साहब, ये बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, कास्ट पे और इंटरेस्ट पे बहुत फर्क है। देखें कि जी आप मैडम सना ने 10 लाख रुपए दिए थे मैडम अलीशा को आज से 2015 में, ठीक हो गया। अब जी 2020 में उनका 2017 में दावा डिग्री किया, दावा दायर किया, 2017 में उनका दावा डिग्री, 2020 में दावा डिग्री हुआ, ठीक हो गया। तो कोर्ट एक तो इंटरेस्ट लगाएगी 14% पे, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 35 के, उसके बाद सेक्शन 35 के तहत कास्ट भी लगाएगी। किसको? जिसने उसका क्लेम बनता था, क्लेम नहीं दिया। सपोज के मैडम सना ने आपको सपोज मैडम अरीशा ने 10 लाख दे दिए मैडम सना को, ठीक है। अब 2020 में डिग्री हुआ, मैडम अरीशा ने पैसे मांगे, नहीं दिए, और वो कोर्ट ने देखा कि जी 2015 से पेमेंट है मैडम सना के पास। अब इस बिचारी का क्या कसूर है? एक तो उनका दावा डिग्री करेगी, और 34 के तहत मैडम सना को 14% इंटरेस्ट भी लगाएगी कि इंटरेस्ट भी साथ पे करें। उसके बाद 35 क्या कहता है, ये आगे अभी हमने आना था, यानी चलो 35 कहता है कि जी अगर एक पर्सन के 35 की कास्ट हमेशा लूजिंग पार्टी को लगती है, कि कोर्ट देखेगी कि सन मैडम अरीशा ने दावा दायर किया और इनका क्लेम बनता था, मैडम सना लायबल थी पे करने की, और फिर भी उन्होंने पे नहीं किया, तो इनको कास्ट लगा सकती है एक्चुअल कास्ट। 35 एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट क्या होगी? एक्चुअल कास्ट में आपका वकील का खर्चा आ जाता है, ठीक है, ये लार जी एक्सपेंस, सर। ठीक है। ये लार एक्सपेंस ये मैडम अरीशा क्यों पे करें? ये मैडम अरीशा क्यों पे करें? वो कोर्ट इनको दिलवाएगी, वो सपोज के 30 हजार है, ठीक है, साथ कोई और एक्सपेंस है जैसे प्रोसेस फीस, प्रोसेस वगैरह के हैं, उसके 3000। इस तरह का ये कास्ट भी कोर्ट लगा सकती है, ठीक है, कि क्यों आपने क्लेम नहीं किया। इसी तरह अगर मैडम अरीशा का दावा खारिज हो जाता है,
ठीक हो गया। तो कोर्ट 35 की कास्ट मैडम सना को दिलवाएगी कि मैडम अलीशा को कहेगी कि आपने बिला वजह मैडम सना को, जो कि शरीफ शहरी थी, उनको आपने डिस्टर्ब किया, तो 35 की कास्ट किसको लगेगी? मैडम अलीशा को लगेगी। बिल्कुल सर, ये तो 35 और ये बहुत फर्क है। आपने तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन कर दिया, ये इंटरेस्ट और कास्ट में बहुत फर्क है। नहीं सर, एक्चुअली मैंने इसलिए किया कि जब हम दवा दर करते हैं तो हम माँ खर्चा और खर्चा एक चीज लिखते हैं। इट बमा, मींस के जो एक्चुअल का माँ खर्चा और खर्चा। अच्छा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ठीक है, मलिक साहब? मेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला सर। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। आपने कल 1 बजे के बाद मुझे कॉल करनी है। जी इंशाल्लाह। तो आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि जिस आप वक्त अभी हम ज्वाइन किया है तो जिस वक्त आपको पता है इन नंबर का। ग्रुप में भी सर, है, ग्रुप का एडमिन मैं हूँ। जी सर, मैंने ग्रुप से नहीं ज्वाइन किया, मैंने एक्चुअली आई हैव कम आउट ऑफ द बॉक्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर जो इंटरेस्ट है, अगर वो तो है बैंकिंग कोर्स की हद तक, अगर हम अपनी सिविल कोर्स में आए तो सिविल कोर्स में हमारा कोड अप्लाई होता है, और जब कोड अप्लीकेबल होता है तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट को छोड़ के कॉस्ट और कंपनसेटरी कॉस्ट की तरफ जाते हैं। कॉस्ट वही जो एक्चुअल कॉस्ट, वकील की फीस, कोर्ट फीस, या उसके अलावा कोई एफिडेविट सबमिट करवाया उसकी फीस। लेकिन जो कंपनसेटरी कॉस्ट है, ये तो सारी वो चीजें हैं ना कि जो इसका नुकसान हुआ। अब फॉर एग्जांपल ये सना और सहरिश, दो आपने नाम लिखे हुए हैं कि कुछ भी नहीं। जी करें, बात करें। someone gave 10 lakh to सना, और वो डेट वाज सहरिश, और सहरिश ने जब रिकवरी ली 2 साल बाद 3 साल बाद, कोर्ट ने कहा कि अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ये तो अब तो पार्टी है ना कि पार्टी इंटरेस्ट लेती है या नहीं लेती, लेकिन वो इंटरेस्ट एक्चुअली कंपनसेशन नहीं है। नहीं वो नहीं है। कंपनसेटरी कास्ट भी समथिंग एल्स है। कंपनसेटरी कास्ट होती है फास्ट एंड प्रिविलेज क्लेम पे। वो हम डिटेल के साथ अभी ठीक है पढ़ते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर नजर आ गया आपको? जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आपके नंबर का। चलें ठीक हो गया। चलें जी आगे हम चलते हैं। ये इंटरेस्ट तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 34 तक, सेक्शन 34 तक किसी का सर क्वेश्चन? इसका 34(1) एक बार ही रिपीट कर दीजिएगा, वो लाइट चली गई थी तो मैंने वो नहीं अटेंड किया। कौन सा मैडम? 34(1). 34(1) कोर्ट इंटरेस्ट लगा सकती है मैडम। 34(1) यही कहता है कि जी कोर्ट मनी डिक्री पे इंटरेस्ट लगा सकती है। उसका वो मैंने ये बता दिया। इंटरेस्ट कब से होगा? इंटरेस्ट प्रिंसिपल सम पे होगा जब दावा दायर किया गया और जब दावा डिग्री हुआ उस डेट के दौरान लगा सकती है, या जब दावा दायर किया गया है उससे पहले वाली डेट पे भी लगा सकती है। ठीक है, जब काज ऑफ एक्शन रोज हुई है, या फिर जब दावा डिग्री हुआ और टिल पेमेंट वो भी लगा सकती है। ठीक हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट